और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आप स्टार्ट कर रहे थे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जो मैंने 4 लॉज आपसे बताए थे, उन लॉज को मैं आपके साइड में एक बार लिखता हुआ जाता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। फिर इन्हीं चारों लॉज को आपके लिए मैं एक्सपेरिमेंटली इनको डिस्कस करूंगा जो हम लोग कल बात कर रहे थे। पहले तो ऐसा याद दिला दूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या था, वो हल्का सा याद दिलाऊं। आपसे मैंने कहा था अगर आप पास कोई भी मेटल है, कोई भी मेटेलिक सरफेस या मेटेलिक पीस है, देन a metal contains a large number of free electrons inside it। आपसे ये भी कहा जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी सफिशिएंट होती है that these can travel inside the metal continuously and randomly। मेटल के अंदर लगातार इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी इतनी नहीं होती कि ये बाहर कहीं हवा में आ पाए। फिर आपसे कहा था अगर किसी भी मीन्स से आप इनकी एनर्जी इंक्रीज करते हैं, तो अगर एनर्जी इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और बाहर निकलेंगे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन एमिशन। ये फर्स्ट थिंग। फिर इस एनर्जी इंक्रीज करने को, इलेक्ट्रॉन एमिशन को हमने 2-3 तरीके देखे थे। जैसे हमने कहा था, एक नंबर 1 आप हीटअप करके कर सकते हैं, हीटअप करके करेंगे सो दिस विल बी नोन एज द थर्मियोनिक एमिशन। सेकंड आपसे कहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएंगे, इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी कि मेटल सरफेस को क्रॉस करके एटमॉस्फेयर में बाहर आ जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। तीसरा आपको याद दिलाता हूँ, आपसे कहा था इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज की आप बम्बार्डिंग करें, और अगर आप ऐसा भी करते हैं तो भी उन कैथोड रेज की जो काइनेटिक एनर्जी है, उससे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और एमिट हो सकते हैं। चौथे टाइप का जो हमने फाइनल एमिशन लिया था, वो हमने कहा था if you make to fall the light or electromagnetic radiations of suitable frequency। और suitable frequency वर्ड क्यों आया था, क्योंकि हम लॉज में भी फिर से डिस्कस करेंगे। so एक suitable frequency की लाइट आएगी, तो इस लाइट क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी इम्पार्ट करेगी एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। इस एमिशन को आपने कहा था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्दर हम बात करते हैं आखिरकार जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसके लॉज क्या थे। तो पहला लॉ याद देखें जो हमने कहा था, ये था आपका इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब मैंने कहा था कि आपके लाइट के इंसिडेंट होने यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के आने और आपके फोटोन इलेक्ट्रॉन्स के निकलने, इन दोनों के बीच में कोई भी टाइम डिले या टाइम गैप नहीं होता। ये हम प्रैक्टिकली अभी ऑब्टेन भी करेंगे। दूसरे नंबर पे ध्यान देखना, सेकंड चीज आपसे कहा था जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, क्या कहूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आपको मालूम है करंट कहलाती है। इफेक्ट के नाम पे हमने इसे कहा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट थी आपकी, वो क्या हो रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपसे कहा गया था ये काय पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं ओवर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी उसके होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा लॉ जो आपसे कहा था वो कहा गया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये डिपेंड करती थी फ्रीक्वेंसी पर, और जब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती थी तो एक फोर्थ लॉ आपसे कहा गया था कि आपको एक मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है, और इस मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी का किसी को नाम याद है क्या? सर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सही कह रहे हैं आप। इस मिनिमम रिक्वायर्ड को हमने आपसे कहा था ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बस पहले 4 लॉज को अगर हम एक बार फुर्ती से समेटें तो क्या आपसे लॉज कहते हैं। नंबर 1 इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये एक्सपेरिमेंट में अपने आप देखने में आ जाएगा, तुरंत एमिशन स्टार्ट होगा। सेकंड मैंने कहा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। तीसरी चीज मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन आपके एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी काय पर डिपेंड करेगी, ओवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस और लाइट। एंड फाइनली लाइट का सॉरी तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं होगा कोई सी भी लाइट डालें और एमिशन स्टार्ट हो जाए।
मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, जिससे नीचे आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आए ध्यान से देखें, एक रफ डायग्राम बनाता हूं, बहुत ध्यान से देखें। इन 4 लॉज ये आए कहां से, ये 4 लॉज ध्यान देखना, मैंने लॉ पहले बता दिए थे, क्यों मैंने कहा मैं फिर एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। अगर आपने लॉज पढ़े हैं तो आपको लेनॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट बड़े आसानी से समझ में आएगा। लेनॉर्ड आप देखेंगे एक साइंटिस्ट था जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रैक्टिकली यानी एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया, और क्या करता है बहुत ध्यान से देखें, वो यहाँ पर लेता है, जैसे आपने हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ी है, इस टाइप की एक डिस्चार्ज ट्यूब लेता है, बस मेन चीज में बना दे रहा हूँ, बाकी नीचे का सर्किट में नहीं बनाऊंगा। मेन जब आपका डिस्चार्ज ट्यूब लेता है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में सबसे पहला काम करेगा, यहाँ पर आपके एक मेटेलिक प्लेट लगाता है, इस मेटेलिक प्लेट का मैं नाम साफ तौर पर रखता हूँ सी बोले तो कैथोड, ये नेगेटिवली चार्ज होगी। देन इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पर लगाता है एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, जिसको हम कहेंगे एनोड, और फिगर थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ चौड़ा, ताकि आप बिल्कुल साफ आगे जाके नजर आए। ठीक है, तो एक आध चीज हम समझाएंगे इसी में आपको समझने के लिए है। पहले बताएं क्या ये फिगर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। क्या आ रहा है, एक आपका कैथोड और मैंने कहा एक एनोड। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आप एक विंडो बनाई जाती है, और ये जो विंडो हम बनाते हैं, ये विंडो बनाते हैं यहाँ पर क्वार्ट्ज। आप पूछेंगे क्वार्ट्ज विंडो क्यों बनाई गई, उसका भी मैं आंसर एक सेकंड में आपको देता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप एनोड और कैथोड और इनका रिलेशन हम नीचे कहीं बैटरी से कर देते हैं, और एक्चुअली यहाँ देखना, यहाँ अकेली बैटरी नहीं होती, यहाँ बैटरी, रियोस्टेट, एमीटर, वोल्टमीटर, की सब दुनिया भर के होते हैं। तो अभी वो एक्सपेरिमेंट सेटअप में पूरा नहीं बना रहा, क्योंकि वो तो आपको केवल बनाने काम में आना है। अपना यहाँ जो मेजर फिगर है वो आप दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी यहाँ पर आपने पोटेंशियल लगा रखा है, ठीक है। तो उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कि आप रियोस्टेट भी बनाओ, बोले की भी बनाओ, ठीक है, इतने समझ में आ जाएगा। अब इधर देखें ध्यान से, ये जो आपका मैंने कहा था क्वार्ट्ज की विंडो है, इस विंडो से यहाँ पर आपकी इंसिडेंट होती है अल्ट्रावायलेट रेज। कौन सी रेज मैं कह रहा हूँ, यहाँ से आपके आएंगी अल्ट्रावायलेट रेज। तो आ जाए सबसे पहली चीज, हम लेनॉर्ड्स एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इट कंसिस्ट ऑफ ए डिस्चार्ज ट्यूब, या आप कह देंगे एक ग्लास ट्यूब रहती है, ग्लास ट्यूब को आप इवैक्यूएट करते हैं, और ग्लास ट्यूब को जब आप इवैक्यूएट करते हैं उसके बाद एक प्लेट कैथोड होती है, दिख रहा होगा कैथोड आपने काय से जोड़ा हुआ है, ये आपको बैटरी का टर्मिनल दिख रहा होगा नेगेटिव, और इस तरफ का मैं लिख देता हूँ, ये टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए इस वाली प्लेट को मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिव लिख भी देता हूँ, ये एनोड, और ये आपकी नेगेटिव यानी कैथोड। अब क्लियर है सेटअप जरा सा है, ट्यूब, एक एनोड कैथोड की दो प्लेटें, ध्यान रखना सी कैसा होगा, एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल रखा जाएगा, और यहाँ से आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट या अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, इस पर इंसिडेंट होगी। एक्सपेरिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्सपेरिमेंट वहीं से स्टार्ट होता है। पहली लाइन में आपको इस फिगर में बता देता हूँ, आपको ऑलरेडी मालूम है, ये बताता है when the ultraviolet rays or ultraviolet radiations are made to incident or made to fall on the photosensitive plate या on the cathode, then photoelectric emission starts, और यहाँ से आपके निकलना शुरू होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का प्रैक्टिकली। भैया यहाँ से जब आप लाइट डालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। अब एक सवाल बना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलने के लिए मान के चले, मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लगा देता हूँ एक, ये बड़ा ले देता हूँ मिली एम्पियर, समझ आ रहा है कि एमीटर लगा रखा है, उससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंचेंगे यहाँ से निकलने वाले, और अगर इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचे तो आपका सर्किट कंप्लीट होगा और आपकी इसमें करंट आएगी। और ये करंट किस नाम से आने जाती है, ये करंट कहलाती है, वो भी आप कल पढ़ चुके थे, दैट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जो डेट आया आकांक्षा, उसके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। और ये कौन बेचारा रह गया ज्वाइन होने, कौन था ये?
चलो नेहा, चले नेहा जी आप लेट ज्वाइन हुई है, इधर ध्यान से सुने। 2 मिनट में मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस डिस्कस किए थे। लेनॉर्ड एक्सपेरिमेंट आज का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे थे। कैसे देखें, लेनॉर्ड एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं है, एक आपने ग्लास ट्यूब बनाई है इवैक्यूएटेड, जैसी आप डिस्चार्ज ट्यूब बनाती है, एक फोटो सेंसिटिव मेटल, ये आपकी कैथोड के फॉर्म में इस्तेमाल की गई है। एक आपने एनोड बना रखा है, एनोड क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, नेगेटिव आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और अब इसके बाद जो हमारा मेन काम होना है, एम्पियर में के लिए हमने सॉरी एमीटर ज्वाइन कर रखा है। मेन जो मैंने कहा था लाइन कहां से स्टार्ट होगी, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर मेड टू फॉल और मेड टू इंसिडेंट ऑन द कैथोड प्लेट सी, कैथोड है इसलिए नाम ही रखा है सी, देन द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट्स इंस्टेंटली। अब आप पूछेंगे लेनॉर्ड को कैसे पता चल गया यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसलिए ध्यान देखना उसने यहाँ लगा रखा था कि एमीटर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंचेंगे, सर्किट में आपकी करंट स्टार्ट हो जाएगी। करंट स्टार्ट होना बता रहा है कि इस गैप में आपके इलेक्ट्रॉन चलने लगे। तो पहले मुझे बताया क्या सारे लोगों को मेरा इतना स्टेटमेंट समझ में आता है, हाँ या ना? यस सर। फुर्ती से बताएं, यानी आपको जो है Yes, sir. स्टार्टिंग की अच्छी ये कहानी समझ में आ जाती है कि आखिरकार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको दिखा कैसे। तो पहला तो एक्सपेरिमेंट उसने खुद ही प्रूव कर लिया, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। उसने देखा इधर मैं लाइट का बल्ब ऑफ का ऑन करता हूँ और इधर आपके एमीटर में तुरंत रिफ्लेक्शन आ जाता है, यानी जैसी लाइट गिरी वैसी तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसे तुरंत समझ में आ गया। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस के लिए कोई बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है उसे। अब आते हैं हम कुछ छोटी मोटी स्टडी करेंगे, ध्यान से देखें और बहुत ध्यान से मुझे देखते हुए जाइएगा, क्योंकि यहाँ से अब आपके क्वेश्चंस पेपर में और सारे एग्जामिनेशन में बनने वाले आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं अगर समझ में आ गए होंगे तो। इस पूरे सेटअप में उसने 2-3 चीजों की चर्चा की। सबसे पहले जो उसने देखा, ध्यान देखा, वो उसने देखा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। मेरी बात समझ आ रही है? अब बहुत ध्यान से इधर देखना, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं यहाँ पर समझाता हूँ, फिर इस बात में ग्राफिकली प्लॉट करूंगा, इसलिए आपको 2 बार में समझाऊंगा। पहले यहाँ देखें, मान के चले यहाँ से आपने जैसी लाइट डाली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, समझ में आ रहा है? अभी सपोज करना यहाँ पर अपन ने बैटरी नहीं लगाई, सिंपल तार जोड़ रखे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2-4 इलेक्ट्रॉन जो स्पीडली निकलेंगे वो इस प्लेट तक पहुंचेंगे और आपकी सर्किट में करंट डेवलप हो जाएगी। क्या आपको ऐसा समझ में आता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो यहाँ से निकलने वाला हर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचे जरूरी नहीं है। आपके कुछ इलेक्ट्रॉन जिन्हें अपन फिलहाल कहते हैं सिंपलिसिटी के लिए दमदार, एक्चुअली दमदार से मेरा मतलब है हैविंग द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, बट आपके समझने के लिए मैं क्या कहूंगा, जो दमदार इलेक्ट्रॉन है वो खुद पहुंच जाएगा, जो थोड़ा दम कम लगा पाया बेचारा यहाँ गिर जाएगा, जो और कम दम लगा पाया और यहाँ गिर जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ भी गिर जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ भी टपक जाएंगे। क्या ये मेरी बात क्लियर होती है, हाँ या ना? अगर ध्यान देखें हम यहाँ पर पोटेंशियल प्लस ना भी लगाए तो एक आध इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो प्लेट पे पहुंचेंगे, यानी कुछ ना कुछ करंट आएगी। इसलिए अगर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल के लिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ खींचूं और इसमें सिर्फ ग्राफ ही खींचना है, उसी ग्राफ को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। यहाँ मैं बात करूंगा, चलो इधर लेता हूँ, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल हम काय पे ले रहे हैं, आईपी समझ में आ रहा होगा, करंट फोटो इलेक्ट्रिक, ये मैंने लिया 0, ये मैंने लिया आपका V, एक बार V पॉजिटिव और एक बार V नेगेटिव। आप कहेंगे ये क्या है, तो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल वापस स्टार्ट करते हैं। जब आपका यहाँ पर पोटेंशियल 0 है तब भी आप देख रहे हैं एक आध इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहा है, यानी जब आपका पोटेंशियल 0 है तब भी कुछ हल्की सी करंट यहाँ से फ्लो होगी, तो इसका मतलब कुछ करंट फ्लो होगी, एक पॉइंट मैंने लिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर +1 +2 +3 +4 और +5 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाऊं तो करंट पर क्या असर पड़ेगा, कोई मुझे बता पाएगा? You have to use just the common sense, nothing else, कोई फिनोमेना नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस जो आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं 10th 11th 12th की फिजिक्स, उसी का लगेगा। मैं रिपीट करता हूँ,
यहाँ पर मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है, इसके बाद में यहाँ का पोटेंशियल +1 वोल्ट, +2 वोल्ट, +3 वोल्ट, +4 वोल्ट ऐसा बढ़ाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का क्या होगा? कैन एनीबॉडी आंसर? सर वो तेजी से फ्लो करने लगेगा। यानी कि बढ़ेगी, है ना जी? यस सर। क्यों बढ़ेगी ऐसा नहीं बताए? सर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ध्यान रखना केवल और केवल मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। यू आर टॉकिंग अबाउट द ओम्स लॉ व्हिच इज वैलिड फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स ओनली। यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर सर्किट कहेंगे, कोई फिजिक्स मत लगाओ, सिंपल कॉमन सेंस कहते हैं उससे लगाओ। कह सही रहे हो लेकिन कारण ध्यान से बताओ, कोई और बताओ। इनका कहना है आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाऊंगा करंट बढ़ जाएगी, क्यों? पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। हाँ, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगेंगे। अगर आपने यहाँ ध्यान देखो कोई पोटेंशियल नहीं रखा तो एक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, सिंपलिसिटी। अगर यहाँ 1 वोल्ट कर देंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन बगल में गिर गया था ये भी अट्रैक्ट होकर उस तक पहुंच जाएगा। थोड़ा और वोल्टेज बढ़ाएं, ये जो इलेक्ट्रॉन बीच में टपक गया था ये भी अट्रैक्ट होकर स्पीड अप हो जाएगा, ये भी पहुंच जाएगा। और थोड़ा वोल्टेज बढ़ाओ, जो इलेक्ट्रॉन बेचारा यहीं टपक गया था उस पर भी फोर्स लगेगा, वो भी एक्सीलरेट हो जाएगा। अब यहाँ नहीं गिरेगा, इतना डिस्टेंस पार करके यहाँ तक आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है, हाँ या ना बताएं? किसी को कोई डाउट हो तो फुर्ती से पूछो। क्या सबको समझ में आ रहा है? हाँ तो बोलो यार, कोई हाँ ही नहीं बोल रहा बेचारा। यस सर। पक्का? इसका मतलब ध्यान देखना, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी करंट बढ़ेगी। पोटेंशियल साथ क्या हो रहा है, धीरे 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 करंट बढ़ेगी। अब अगला सवाल, क्या करंट बढ़ती ही चली जाएगी? तो नहीं। एक्चुअली मान के चलो यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मैंने क्या कहा पर सेकंड कितने निकल रहे हैं? 50 इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से देखना, वोल्टेज बढ़ाओगे 10 अट्रैक्ट हो गए, और वोल्टेज बढ़ाओ 20 अट्रैक्ट हो गए, 30 रास्ते में गिर गए। और वोल्टेज बढ़ाया 40 अट्रैक्ट हो गए, 10 रास्ते में गिर गए। और वोल्टेज बढ़ाया 50 के 50 निकलने वाले अट्रैक्ट हो गए। और वोल्टेज बढ़ाओ, अब क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, पहले 10 पहुंचे, फिर 20 पहुंचने लगे, 30 पहुंचने लगे, 40 पहुंचने लगे। जब 50 के 50 पहुंचने लगे तो आप देखेंगे ये जो आपकी करंट थी धीरे धीरे हो जाएगी। इसलिए क्या ग्राफ का ये हिस्सा समझ में आता है? ये ग्राफ का पहला हिस्सा बताता है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। If a positive potential is applied on plate A, and the positive potential is increased, then more and more number of electrons get attracted towards the positive plate A. Hence, on increasing the positive potential, the photoelectric current या number of electrons reaching increases. But when all the electrons emitted from the plate per second emit होने वाले सारे इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचने लगते हैं, इतना हैवी वोल्टेज कर दिया कि जो यहाँ गिर रहा था वो भी पहुंचने लगा। When all the electrons emitted per second start reaching to the plate P, then the current acquires a maximum constant value, and this maximum constant value is called सैचुरेशन करंट। मेरा ख्याल है वर्ड समझ में आता होगा। अब करंट कैसी हो गई है? सैचुरेट। कोई इसमें ऑब्जेक्शन? अब उल्टा चले, फिर से वापस एक काम करते हैं, फिर से पोटेंशियल कम करते हैं। मान जो 10 वोल्ट था थोड़ा सा कम किया और कम किया। जब यहाँ से पोटेंशियल कम करोगे तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला बेचारा खिंचा चला आ रहा था, पोटेंशियल कम कर दिया, ये छूट जाएगा। और कम करो ये भी छूट जाएगा, और कम करो ये भी छूट जाएगा, और कम करो ये भी छूट जाएगा। धीरे धीरे जीरो पे आ जाओगे वापस। फिर भी एक आध इलेक्ट्रॉन तो पहुंच रहा है, कोई ना कोई करंट तो बनी रहेगी।
अच्छा, अभी इस करंट को मुझे जीरो करना है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब मुझे इसका जवाब दो। मैं चाहता हूँ ये करंट बंद हो जाए, जीरो हो जाए, मैं क्या करूँ? कोई बताएगा? बताओ श्वेता सिकरवार, Yes, sir. बताओ करंट जीरो करनी है, क्या करूँ? नहीं, कोई आइडिया नहीं। सर पोटेंशियल जीरो कर देंगे। पोटेंशियल जीरो कर दो। पोटेंशियल जीरो कर दोगे तो जितने जो 2-4 इलेक्ट्रॉन अपने आप पहुंच रहे हैं वो पहुंचते रहेंगे। देखो ध्यान से, पोटेंशियल जीरो करने पर करंट जीरो नहीं हो रही। मुझे कहना है करंट रोकूं, कैसे रोकूं? सर इलेक्ट्रॉन को इमिट ही नहीं करवाएंगे। है, ये कैसी बात हुई? ये तो तुमने प्रैक्टिकली खत्म कर दिया। ये कैसी बात हुई? बोले साहब मैं यहाँ से स्विच ऑफ ही कर दूंगा, सब हटा के जेब में रख दूंगा। बोले काय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना खत्म करना है भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं खत्म करने को कह रहा नहीं आ रही मेरे को। है। आवाज नहीं आ रही? किस किस को नहीं आ रही? बच्चों आवाज आ रही नहीं आ रही है? चेक करें। आ रही है सर। है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ अगर किसी को नहीं आ रही हो तो। मेरा जो सवाल था, अगर यहाँ करंट जीरो करनी है तो पहले तो बताओ लाइट और स्विच ऑफ। ये मत कर देना बोले एक्सपेरिमेंट ही खत्म कर देता हूँ, आपने करंट बंद करने को कहा, मैं सब बंद कर देता हूँ। मेरा कहना है करंट जीरो करना है, एक्सपेरिमेंट बंद करने को नहीं कहा। तुमने कॉमन सेंस नहीं लगाया, तुमने ध्यान नहीं दिया था। अगर हम इसको पॉजिटिव रख रहे थे, इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट होते जा रहे थे, करंट बढ़ती जा रही थी। जब इसको जीरो कर दिया तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। एक छोटा सा काम कर दो, इस पे नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दो। नहीं ध्यान गया? अगर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन पहुंच भी रहे हैं वो भी रिपेल होने लगेंगे। और अगर आपने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया तो ऐसी कंडीशन कहीं ना कहीं जरूर आएगी, जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे वो भी आपके रिपेल हो जाए। अब आपकी करंट जीरो हो जाएगी। अब बताएं क्या ये फैक्ट समझ में आता है? इसमें कहता पूरा लॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें सिवाय ग्राफ की कुछ है ही नहीं। क्या है क्लियर हो रहा है? जैसे जैसे हम पोटेंशियल कम करेंगे करंट कम होगी, पोटेंशियल जीरो करोगे करंट जीरो नहीं होगी, बिकॉज सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग टू द प्लेट देमसेल्व्स। अब अगर उनको हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पोटेंशियल करना पड़ेगा नेगेटिव, और जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे आपकी करंट जीरो होगी इसे हम लिखते हैं V नॉट से, और ये कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसका एक और नाम आता है और ये नाम आता है कट ऑफ पोटेंशियल। मुझे लग रहा है दोनों नाम समझ में आ रहे होंगे, इनका क्या मीनिंग है। जिसपे आपकी स्टॉप हो जाती है या करंट कट ऑफ हो जाती है। क्या एक्सपेरिमेंट का इतना हिस्सा समझ में आ जाता है सभी को, या कोई डाउट है? बोले फुर्ती से, बोलो वाल को, कोई डाउट हो तो मैं बोलो फुर्ती से, क्या इतना हिस्सा समझ में आ गया? सर एक बार फिर से बता दीजिए। वहां पर मुझे दिक्कत होता है, वहां से बता दूंगा ना। बताओ कहाँ से बताने को कह रहे हो? सैचुरेशन करंट के बाद। सैचुरेशन करंट बाद में कहा था, ये तो मैक्सिमम हो गई थी। अब आपको ये करना था कि आप वोल्टेज दोबारा कम करें। वोल्टेज आप दोबारा कम करेंगे तो क्या होगा? जो प्रोसेस आप कर रहे थे उल्टा होगा। जिन इलेक्ट्रॉन्स को आप अट्रैक्ट कर रहे थे हैवी वोल्टेज से, अगर आपने वोल्टेज कम की तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आपके छूटने लगेंगे। मान चले आपने 10 वोल्ट पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया था, आप 10 वोल्ट से 9 वोल्ट आ जाइए, अभी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ये रह गया। कुछ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और कम करो कुछ और कम हो जाएंगे, और कम करो कुछ और कम हो जाएंगे, वापस वहीं आ जाओगे जहां से चालू हुए थे। ध्यान से देखो, वापस अपनी वैल्यूज पाएंगे। जब आप अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? केवल वही इलेक्ट्रॉन पहुंचना शुरू करेंगे जो खुद पहुंच रहे थे। जिनको आप अट्रैक्ट करके ला रहे थे उनका पहुंचना बंद हो गया। यानी यहाँ तक आपकी कहानी हो गई। इसके बाद मैंने कहा था अगर आप चाहते हैं कि करंट जीरो हो जाए तो फिर क्या करेंगे? तो मैंने कहा जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके करंट बढ़ा रहे थे, ऐसे ही आप रिपेल करके कम कर सकते हैं। तो रिपेल कैसे करोगे? रिपेल करने का तरीका ये है कि इस प्लेट को हम बजाय पॉजिटिव के
यहाँ से पलटकर नेगेटिव करेंगे। जब नेगेटिव करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो भी रिपेल होना स्टार्ट होंगे और फाइनली किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर जाकर आपके सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे, वहां आपकी करंट जीरो हो जाएगी। और जहां भी करंट जीरो हुई उसी पोटेंशियल को, नाम तो वैसे समझ में आता है, स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल। अब किसी को कोई डाउट हो तो देख के बताएं, यहाँ पर कोई समस्या? नो सर। नहीं सर। अब लास्ट कहानी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बताता है। तो मैं आपसे कहता हूँ ध्यान से देखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट से लिखा है। मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, V नॉट इज अ मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। V नॉट कहीं ना कहीं ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। कैसे? ध्यान से देखो, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो यहीं गिर गए, जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा थी वो और आगे आए, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी वो यहाँ तक आए। अगर आप इनको रिपेल कर रहे हैं, जैसे आपने हल्का सा रिपेल किया और किसी की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आपके रिपेल करने के बावजूद चला आएगा। तो फाइनल आपको जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ रहा है, मतलब ये बता रहा है कि उधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, नहीं तो क्या होता, अपने आप ही बंद हो जाते। आपको ने कितना ज्यादा रिपेल करना पड़ रहा है क्या बताता है कि वहां से आने वाला इलेक्ट्रॉन कितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है, कितनी तेजी से आ रहा है। तो जितनी ज्यादा तेजी से आएगा उतना ही बड़ा आपको नेगेटिव पोटेंशियल लगा के उसको रिपेल करना पड़ेगा। और अब जब यहाँ रिपेल करोगे तो ध्यान से देखो, एक सिंपल सी बात याद दिलाता हूँ, वो तुम्हें यहाँ समझ में आएगी। चलो ऐसा पूछते हैं, अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंके तो क्या होगा? तो नीचे आएगी। नीचे भी नीचे आएगी सर, वही होगा। बेचारों का 11th से लेके 12th तक कोई सुधार नहीं हुआ। हनुमान सिंह सही से ही बताओ क्या होगा? तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट करेगी। अब आप सही है, बॉल ऊपर फेंक रहा हूँ नीचे कैसे आएगी? है बॉल ऊपर फेंक रहा हूँ, ऊपर जाएगी, रुकेगी, फिर नीचे आएगी। सही कह रहा हूँ ना? ठीक है, मैं आधा पार्ट लेता हूँ, केवल आधा, ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है। बॉल को आप ऊपर फेंकते हैं, कुछ दूर जाके रुक जाती है, क्यों? तो बता पाएगा? ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है ग्रेविटी से? उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके। डाउनवर्ड फोर्स लगता है। यस सर। और बताएं, और लगता है सही कर बताते हैं। अपन ने लास्ट ईयर वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है और मैंने खुद समझाया इस टॉपिक को, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या कर देगा ये फोर्स, क्यों रुक गई? तो के कम हो जाती है। के ही कम हो जाती है, आप बिल्कुल सही है। और एक्चुअली आप ध्यान से देखें, आप क्या कहते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज यूज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन में खर्च होती है। और ये भी आपको मालूम है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी बॉल उतनी ही ज्यादा ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ज्यादा एनर्जी होगी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगी। इसलिए मैंने लास्ट ईयर की ये चीज याद दिलाई कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आप जब भी किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं क्या होता है, द वर्क डन बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट कन्वर्ट्स इनटू द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी को पोटेंशियल एनर्जी भी कहते थे। जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यानी काइनेटिक जीरो हो जाएगी, तब फिर उसके बाद बॉल लौटेगी। आओ, इसलिए मैंने कहा था लौटने वाली चिंता छोड़ो, जाने वाली देखो। क्या तुम्हारा एक बात पे ध्यान जा रहा है? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये जो आपकी प्लेट है उसको रिपेल कर रही है। इसका मतलब समझ आ रहा है? ये आता हुआ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क डन करेगा, जबरदस्ती प्लेट तक घुसेगा। कब रुकेगा? वो रुकने की कंडीशन भी समझ में आ रही होगी, जब इस प्लेट के अगेंस्ट वर्क डन आपकी काइनेटिक एनर्जी के जब तक बराबर नहीं होगा
तब तक ये आपका इलेक्ट्रॉन वहां चलकर पहुंचता रहेगा। हाँ, जिस पॉइंट पर हम कह देंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन या इज स्पेंट, खर्च हो जाती है इन वर्क डन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक रिपल्शन, वहीं पर आपका इलेक्ट्रॉन रुकेगा। इसका मतलब ध्यान से देखें, जो मैं बात कर रहा था, मेजर ऑफ मैक्सिमम के ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि आप फिजिक्स में आते हैं एज EK is spent in work done against, और पूरा लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आप उसी काइनेटिक एनर्जी से वर्क करते हुए घुसते जा रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी खत्म हो गई इस वर्क डन के दौरान तो आप रुक जाएंगे, और अगर आपकी एनर्जी कंटिन्यूड रही, बहुत एनर्जी है, तो हो सकता है आप उस प्लेट के भी पार पहुंच जाए। इसको आपको लास्ट ईयर याद आएगा, ग्रेविटी में इस केस को हम लास्ट ईयर एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते थे, याद आ गया? आपसे कहा जाता था अगर एनर्जी दोगे बॉल जाएगी, जहां वर्क डन 0 हो गया बेचारी वहां से लौट आएगी। जैसे पूछते भी थे, मैं कई बार उसको पढ़ाता था, तो एक सवाल पूछता था, एक पत्थर फेंकूं क्या होगा, लोग बताते थे नीचे आ जाएगा, तो पहले उन्हें यही टोकता था, तब भी पहले ऊपर जाएगा, रुकेगा, तब नीचे आ जाएगा। और जोर से फेंकूं तो क्या होगा, बोले और ऊपर जाएगा। मैंने कहा और जोर से फेंकूं तो बोले और ऊपर जाएगा। लेकिन इस बात का फिजिकल फिनोमेना क्या है, और जोर से फेंकूं मतलब फिजिक्स में क्या कह रहे हो, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते जाओगे उतना ऊपर तक जाएगा, उतना ही वर्क डन ज्यादा कर ले जाएगा, लेकिन अल्टीमेट कहीं ना कहीं 0 हो जाते हो। फिर भी अगर आप एक पर्याप्त सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दें, तो आपको ये भी मालूम है ऐसा पत्थर बाहर भी निकल सकता है, फिर वो एस्केप स्पीड थी। तो इसका मतलब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी काय में काम में आ रही है, इस इलेक्ट्रिक रिपल्शन के। अगर इलेक्ट्रिक रिपल्शन कम है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो पहुंच जाएंगे। और जब इलेक्ट्रिक रिपल्शन इस काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर देगा, तो बेचारा इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं अटक जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था ये जो पोटेंशियल है कहीं ना कहीं ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएगा। और कैसे बताएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्पेंट इन वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी आप कह सकते हैं EK इज इक्वल्स टू होगा W, और आगे बता देता हूं EK, चलो EK ही बना रहे हैं, EK हाफ mv स्क्वायर जो मालूम है, EK इज इक्वल्स टू होगा, अब कोई मुझे ये बताओ ये मैंने कहां से लिख दिया, बस इतना बता दो। वर्क की जगह मैंने EV नॉट कैसे लिख दिया है, कोई बताएगा? कोई नहीं बता रहा है यार, इतने सारों में से सब ऐसे ही बैठे हैं आज, क्या बात है? हाँ। सर वो V इज इक्वल्स टू W अपन Q होता है, तो फिर उधर चार्ज E इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आपने E लगा दिया। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, मैं बिल्कुल बताता हूँ किसने दिया था जवाब, मैं देख नहीं पाया। कुशाग्र शर्मा। कुशाग्र शर्मा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है। चलो V बराबर WIQ, क्या मैं सीधा ऐसा लिख देता हूँ, W बराबर QV होता था भैया। और ये बाकी लोग अगर मतलब ऐसे ही बैठे हैं तो कैसे काम चलेगा इनका, इलेक्ट्रिसिटी मेरी आधी हो गई और अभी ने शुरुआत की, फॉर्मूले याद नहीं आए, ये तो अपन ने कई बार दिया होगा। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन कितना होगा QV, और QV मालूम है इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, और पोटेंशियल कितना ले रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देख लो ध्यान से, कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी आपके पोटेंशियल का मेजरमेंट से निकल रहा है कि जितना ज्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा है उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रही होगी। अब इस पूरी प्रोसेस को एक बार देखें और मुझे फुर्ती से बताएं समझ में आता है या नहीं, और मैं 2 मिनट में एक बार फिर फुर्ती से इसको रिपीट कर दूंगा। पहले मुझे बताएं कितने लोगों को समझ में नहीं आया, ईमानदारी से फुर्ती से बताना। सर बोले। सर आपने वो बताया था ना कि करंट 0 कब होगी, तो सर उस समय वो आपकी वॉइस नहीं आ रही थी मुझे, तो मैं सुन नहीं पाया। कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बता दूं। इसमें कहा हाँ, स्नेहा पूछ रही है, कुछ पूछो स्नेहा। सर मुझे भी स्टॉपिंग पॉइंट ही पूछना था, पोटेंशियल। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मैं फुर्ती से एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान देखते हैं ना, जहाँ अटकाऊं वहां तुरंत रोकना मुझे, ठीक है? मैं शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान देखें,
एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ नहीं है, एक कैथोड एक एनोड, दो प्लेट लगा रखी है, एनोड और कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट है। इस प्लेट पर मेटेलिक प्लेट है, क्योंकि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लास्ट पार्ट में पढ़ ही चुके हैं, मेटल पे लाइट आएगी, लाइट के नाम पे हम अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट कर रहे हैं, जिससे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो पहले तो मुझे बताएं, और थोड़ा बड़ा करता हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा छोटे हैं। एक सेकंड मुझे टाइम है, मुझे बताएं ये आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यस यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं आ रहा तो उसको तुरंत बता देना। इतने बड़े बड़े कर दिए, 5 फुटबॉल से आपको दिख रहा है। ये 5 फुटबॉल क्या चीज बताती है, ध्यान देखें। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अलग अलग स्पीड और अलग अलग एनर्जी पे निकलेंगे। कम स्पीड वाला यहीं लुढ़क लेगा, उससे ज्यादा स्पीड वाला और आगे तक दौड़ लगा के पहुंचा, अगला और आगे, अगला और आगे, और एक दमदार टाइप का, और फिर रिपीट करता हूँ, दमदार टाइप, दैट इज द लोकल लैंग्वेज। नाउ आई एम सेइंग द इलेक्ट्रॉन हैविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन हैविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस सिंपली द दमदार इलेक्ट्रॉन that can reach up to the plate, positive plate also। और जैसे ही आप पहुंचा तो आपकी इस सर्किट में सर्किट अटैच है, करंट चालू हो जाएगी। एमीटर पे आप उसे पढ़ लेंगे, तो एमीटर इसलिए लगा है कि करंट के फ्लक्चुएशन हम पढ़ चुके हैं। पहला जो लॉ था, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है तो तुरंत प्रूव हो जाता है, भैया इधर गिरा और उधर आपका एमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, उस पर हम बात नहीं करेंगे। मैं बात करता हूँ, उसने देखा कि आखिरकार इस एक्सपेरिमेंट में पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो पोटेंशियल के इफेक्ट के लिए उसने एक सिंपल सा काम किया। उसने ध्यान देखना, इस प्लेट को पॉजिटिव किया और धीरे 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 पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया। पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने का क्या असर पड़ेगा, मुझसे ध्यान से सुनना। अगर आप यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगेंगे। मैंने आपसे कहा था कुछ इलेक्ट्रॉन बीच में टपक जाते हैं जिनकी स्पीड कम है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल लगाओगे, इन इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। फिजिक्स की भाषा में बात कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, हिंदी में बात करते हैं खींचे चले आएंगे, फिजिक्स में बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट यानी कि एक्सेलरेट होंगे, और अगर एक्सेलरेट हुए तो ये भी यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब तुम यहाँ का पॉजिटिव पोटेंशियल हल्का सा लगाओ तो ये वाला एक्सेलरेट होकर पहुंच जाएगा, ये बहुत दूर है, ये नहीं पहुंच पाएगा। थोड़ा और पॉजिटिव पोटेंशियल लगाओ तो वो इसको भी खींच लेगा, और पॉजिटिव पोटेंशियल लगाओ वो इसको भी खींच लेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे, और कौन सा पोटेंशियल बड़ा कर देता हूं, पॉजिटिव पोटेंशियल, आपको दिखेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फिर एक सवाल था, कब तक बढ़ती जाएगी भैया? तो कब तक ऐसे बढ़ती जाएगी कि तुमने और पोटेंशियल बढ़ाया और तुम इस आखिरी इलेक्ट्रॉन तक को अट्रैक्ट करने लगे। जाने मैंने कहा मान चलो पर सेकंड यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तुमने 20 अट्रैक्ट किए, 40 किए, 60 किए, 80 किए, 100 के 100 अट्रैक्ट कर ले गए। जब 100 के 100 अट्रैक्ट होके आने लगेंगे तो आप देखना उसके आगे थोड़ी बढ़ेंगे, तो फिर आपकी क्या हो जाएगी, तो फिर आपकी करंट बढ़ते 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 कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू पर आएगी। ये पहला है जो डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, व्हाट इज सैचुरेशन करंट। नाउ आई एम रीडिंग इट इन द वे एज यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। आप पढ़ते हैं ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल, द और बताता हूं, ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल more number of electrons per second are attracted towards the plate A। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होने लगते हैं, that's why the photoelectric current goes on increasing। But when all the electrons emitted per second, क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? Yes sir। यस ठीक। But when all the electrons emitted per second start reaching या start attracting towards plate A, जब सारे पहुंच जाएंगे, then the photoelectric current acquires a certain definite maximum value। This maximum value is called, तो सैचुरेशन का मतलब हमें वैसे ही समझ में आता है। अब अगली बात करते हैं, Now on decreasing the potential, जैसे तुम इनको खींच रहे थे ऐसे ही पोटेंशियल यहाँ वापस कम करो, उल्टा होगा।
पोटेंशियल हल्का सा कम करो, ये 10 छूट जाएंगे, तो इतनी दूर से इतना अट्रैक्शन लगेगा ही नहीं। और पोटेंशियल कम करो, ये 10 भी छूट जाएंगे, और कम करो, ये 10 भी छूट जाएंगे। तुम पोटेंशियल उठा के 0 कर दो, सारे छूट जाएंगे। ये वाला यहाँ तक आया, यहाँ टपक जाएगा, केवल ये वाला पहुंचेगा जो नॉर्मल पहुंच रहा था। 0 कर दिया, तब केवल गिने चुने 2, 4, 10 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। क्या ये समझ में आता है? यहाँ पर बताएं। यस जो पूछ रहे थे उन्हें यहाँ तक आ गया। अब लास्ट, इसके बाद आप चाहते हैं ये जो पहुंच रहे हैं ये भी ना पहुंचे, अब इनको कैसे रोक लोगे? तो चले आ रहे हैं, इनको रिपेल करो। अट्रैक्ट करके बढ़ा रहे थे, रिपेल करके कम कर सकते हो, अंदाज है। दैट्स व्हाई आप देखें ग्राफ नेगेटिव पार्ट में चला गया है, पोटेंशियल पॉजिटिव के बजाय, और बड़ा कर देता हूं, आपने नेगेटिव लगा दिया है। जब आप नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होने लगेंगे, जैसे अट्रैक्ट हो रहे थे। एक लिमिट ऐसी आएगी, सारे रिपेल कर मारोगे, और जिस क्षण तुमने सारे रिपेल किए, सो करंट कम होती होती 0 हो जाएगी। जिस पोटेंशियल पे सारे इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए, मतलब सारी करंट 0 हो जाएगी, वो स्टॉपिंग या कट ऑफ, वो नाम से समझ में आता है। लास्ट मैंने कहा था ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बताएगा? इट इज ए मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कहीं ना कहीं ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी दमदार है, उन्हें रिपेल करने के लिए हमें कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। अब मैथमेटिकली चलते हैं। ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, काय में खर्च होती है इस समय? वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स। वो उधर से रिपल कर रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी से घुसा चला जा रहा है। वो रोकने की कोशिश करेगा, ये घुसा चला जाएगा। अगर एनर्जी ज्यादा है, रिपल्शन कम है, तो घुस जाएगा। उल्टा, रिपल्शन अगर इसकी एनर्जी के बराबर हो गया, तो जहां बराबर हुआ वहीं रुक जाएंगे। जैसे आपसे पूछ रहे थे बॉल ऊपर फेंकेंगे, तो जहां एनर्जी बराबर हुई वहीं अटक जाएगी। तो मैंने कहा ई के बराबर क्या होना चाहिए? वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्शन। ई के बराबर ईवी नॉट। ये जवाब कुशाग्र शर्मा जी ने दिया था कि डब्ल्यू बराबर ईवी नॉट। मैंने क्यों लिया है? क्योंकि फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हम पढ़ते हैं, और छोड़ो फर्स्ट सेकंड चैप्टर, तुम 10th में भी पढ़ते हो, अगर तुम 10th में पढ़े हो तो। वो क्या बताता है? W बराबर QV। Q ये रहा इलेक्ट्रॉन, V हमारा इस समय कितना है? V नॉट। अब इस पूरे ग्राफ में कोई डाउट आया ना? बताए। नो सर। नो सर। no 40 से शॉट लें, 40 से स्क्रीनशॉट लें। इस ग्राफ को मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। क्या आपने कर दिया ग्राफ का स्क्रीनशॉट? yes sir यस सर। सबने ले लिया? ठीक, अब मैं अगला काम करता हूँ, ध्यान से देखें। अब जो इसकी लास्ट कहानी थी, जो 2 हमने चीजें निकाली थी, हल्का सा लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में। ठीक है, अक्षर थोड़े से छोटे करता हूँ। V नॉट अब आपको याद रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल था, और ये आपको याद रहेगी सैचुरेशन करंट है। वैसे इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है ना, अंधों की तरह। इसमें हम केवल इतना लिख देते हैं, या चलो छोड़े, सैचुरेशन करंट है, मालूम रहेगी। ठीक है ना? 2 जो पॉइंट्स हैं उनको याद रखिएगा। 2 पॉइंट्स आपका याद रखेंगे। मैं ब्लैक से हूँ, ब्लू पेन नहीं है, जरा देखो। नंबर 1 ध्यान से देखना, जो सैचुरेशन करंट है ये वाली, ये बताती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही कह रहा हूँ, करंट यही होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्ज पर सेकंड। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, सैचुरेशन करंट उतनी ऊपर बनेगी। और दूसरा ध्यान देखना, आपका V नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये काय के बारे में बताता है? ये बताता है, ये पिछले जो ग्राफ था उसकी समरी है। कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने यहाँ लिख दी है, यही पढ़ा था ना, वो पूरा प्रूव नहीं जा रहा है, सिंपल एक लाइन लिख दिया। V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बताता था? Ke। और करंट क्या बताती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? कोई शंका तो नहीं? अब एक छोटा सा काम करते हैं, ध्यान से देखो। पोटेंशियल का इफेक्ट तो उसने देख लिया। अब उसने सोचा, बोले मैं लाइट में अगर इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी बदलूं तो क्या होगा? तो सबसे पहले ध्यान से देखना, उसने इंटेंसिटी बदली। क्या बदला? इंटेंसिटी। इसलिए अब मैं जाता हूं
ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी समझ जाओगे। जैसे ही उसने इंटेंसिटी बदली, उसको एक मजेदार बात पता चली, उसने फिर से पूरे पोटेंशियल, पूरा एक्सपेरिमेंट उसने रिपीट किया। पहले यहाँ से मान चलो अल्ट्रावायलेट रे का एक बल्ब लगा था, फिर अल्ट्रावायलेट रे के 2 बल्ब लगाए, पूरा एक्सपेरिमेंट ये रिपीट किया था, पूरा जो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया, करंट बढ़ाई, सैचुरेशन तक ले गया, फिर कम की, फिर जीरो किया, जो पॉइंट्स आए उनको उसने फिर से प्लॉट किया। उसने मेहनत बहुत ज्यादा की, अपन उतनी नहीं कर रहे, अपन सिर्फ इतना देख रहे हैं, एक लाइन में निपटा देंगे कि उसने एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट किया, खत्म, अपना काम इतने में चल जाता है। अगर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे तो ध्यान देखना, यहाँ पर एक जो महान बात आती है वो ये है, ये मैंने ग्राफ को विद निष्कर्ष लिख दिया। पहले तो ऐसा देखें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाई और एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, क्या आपको नजर आता है एक्सपेरिमेंट रिपीट करने पे क्या हुआ? आपकी करंट बढ़ गई। करंट बढ़ना, ध्यान देखना क्या चीज बताता है, जैसे एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे, इस ग्राफ से क्या मिला? इस ग्राफ से पहली चीज जो मिली वो आपको बताती है कि आपकी सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो गई। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है ये हम देखते हैं। क्योंकि हमने कहा था करंट बताती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब सैचुरेशन करंट इंक्रीज होना है। तो देख रहा है ये इंटेंसिटी नंबर 1 पर है, ये इंटेंसिटी नंबर 2 पर है, सेकंड इंटेंसिटी पहली से ज्यादा है, जिससे आपकी करंट फोटो इलेक्ट्रिक IP1 और IP2 आई है। सैचुरेशन करंट इंक्रीज होना जो मैंने कहा, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होना। इसलिए मैंने पिछले ग्राफ पे पूरा टाइम दिया था। इसका मतलब ये बता रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बजाय आप कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाती है। किसके साथ इंक्रीज होती है? विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये एक्सपेरिमेंट में मिला। अब आप देखें कि आपने कल यही लॉ लिखा था, देखना चेक कर लें, कल आप यही लॉ पढ़ रहे थे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड या फोटो इलेक्ट्रिक करंट काय पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। मैंने कहा था पहले मैं लॉ पढ़ा देता हूँ, बाद में यहाँ से दिखाता जाऊंगा तो प्रूव भी हो जाएंगे, क्योंकि नहीं तो यहाँ करना हर बार एक करके फिर उनको यहाँ लिखते जाओ। ये जो उसका समरी आई वो उसने यहाँ बता दी भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड या फोटो इलेक्ट्रिक करंट काय पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। तो देखें ध्यान से, क्या ये कंक्लूजन समझ में आ जाता है सभी को, या कुछ दिक्कत है? बताएं, किसी को डाउट हो फुर्ती से पूछें। बताएं कुशाल शर्मा जी, कोई समस्या यहाँ? नो सर। और किसी को कोई समस्या? जो मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ग्राफ का हो जाता है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान से देखें, क्या आपका इस ग्राफ पे ध्यान जा रहा है V0 की वैल्यू सेम है? दोनों ही केसेस में, चाहे आप एक्सपेरिमेंट फर्स्ट इंटेंसिटी के साथ करें चाहे दूसरी इंटेंसिटी के साथ करें, ग्राफ का व्यू सेम आया है। इसका मतलब ध्यान देखना, व्यू क्या चीज बताता था? मैक्सिमम KE। इसका मतलब इंटेंसिटी का आपके काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कोई असर नहीं पड़ता। इस बात से एक और सरदर्द खड़ा हो गया, लेकिन वो सरदर्द ले रॉड के लिए खड़ा हुआ था, तुम्हारे लिए नहीं हुआ, तो हम रेडीमेड में बता चुके हैं। ध्यान देखो, तुमने ये पढ़ लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब इंक्रीज होंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये समरी हो गई। अब चूंकि मैंने तुम्हें एडवांस में बता रखा है, काइनेटिक एनर्जी काय पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक उसे क्यों पहुंचना पड़ा? यहाँ तक उसे इसलिए पहुंचना पड़ा क्योंकि उसे ये दिखा, जब लेनॉर्ड की बात करते हैं वो तो पहली बार कर रहा था, उसे थोड़ा ना पता थे, उसने ही तो निकाले थे।
उसने कहा करंट का असर तो इसमें दिखता है, लेकिन बोले V नॉट सबके लिए सेम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ए मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उस पर इंटेंसिटी का कोई असर नहीं पड़ता। तो फिर अगला रट्टा हो गया, फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे डिसाइड होती है, वो आप चिंता मत करना, मैं आपको कल ही बता चुका हूँ, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होगी। ये बेचारा 3 दिन तक फिर से खोपड़ी लगाता रहा, बोले यार वो तो ठीक था, मैं काइनेटिक एनर्जी कहाँ से बढ़ाऊंगा। तो पहले एक काम करें, इतना स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप ग्राफ का अगला पार्ट समझ में आ जाए, फिर मैं 5 मिनट में नेक्स्ट बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लें इतना फुर्ती से। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ ना बताएं फुर्ती से। यस सर। ले लिया सभी ने? ठीक है। एक और चीज चलते हैं, अब जो सरदर्द उसका था, उस सरदर्द की चर्चा करते हैं, बेचारा परेशान रहा, मैं करता 3 दिन तक, फिर से बोले काइनेटिक एनर्जी कहाँ से सुधारूंगा। फिर उसको एक व्यक्ति ने बताया, बोले काम करो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो तुम खूब बदल रहे हो, लाइट और तेज और तेज और तेज और तेज, बोले कुछ नहीं हो रहा, बोले साहब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी नहीं रही, खूब तेज तेज से लाइट करके डाल दी। बोले एक काम करो, बजाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट बदलने के छोटा सा काम कर दो, और वो जो उसने काम किया वो मैं यहाँ दिखाता हूँ, 1 मिनट में आपको दिख जाएगा, तो मैं अपने पास ही रेडीमेड ग्राफ हो जाएगी बेचारे के। उसने एक सिंपल का काम किया, उसने पहले एक्सपेरिमेंट किया, पहली बार की तरह ये हो गया, तो ज्यादा ऊंचा चला गया। ठीक, इसके बाद उसने क्या किया, उसने लाइट की फ्रीक्वेंसी बदली, और फ्रीक्वेंसी बदल के एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट किया, और जब फ्रीक्वेंसी बदल के एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो उसे एक मजेदार ग्राफ मिला। सर फ्रीक्वेंसी कैसे बदली थी? फ्रीक्वेंसी कैसे बदलेंगे अभी आप बता देते हैं, हमने लास्ट ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा यस सर। है ना। मैं याद दिलाता हूँ, सबसे हैवी फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की, फिर एक्स रेज की, फिर अल्ट्रावायलेट की, फिर वायलेट की, सर फिर कॉस्मिक आपके रेज। हाँ फिर इंडिगो, ब्लू, एटसेट्रा, रेड, फिर इंफ्रारेड, ऐसे। तो फ्रीक्वेंसी बदलने वाला समझ में आ रहा है? नहीं इतना दूर कहाँ जाएंगे, इसी में अल्ट्रावायलेट रेज कम फ्रीक्वेंसी वाली नहीं थी, अल्ट्रावायलेट ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली ले लो, कोई कहेगा नहीं और मतलब एक्सरे ले ले, एक्सरे में भी छोटी फ्रीक्वेंसी वाली, मीडियम फ्रीक्वेंसी वाली या बड़ी फ्रीक्वेंसी, विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट चलो फ्रीक्वेंसी की बजाय वेवलेंथ में बात करता हूँ, ठीक जल्दी समझ में आएगी। विजिबल लाइट में तुम देखोगे लाल रंग 8000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ से लेके वायलेट 4000 की एंगस्ट्रॉम तक अपन है। जिसने कहा छोटी लाइट लो 4000 वाली ले लो, कोई बोला बड़ी बड़ी लो, लाल मत लेना, 5000 वाली ले वो क्या नाम है इंडिगो सरी की, बोला और बड़ी लो 6000 ले लेंगे येलो, तो बोला और बड़ी लो 7000 वाली ले लेना ऑरेंज, फिर 8000 वाली लेना रेड, फिर उसके आगे जाना। ऐसे मैंने कहा ऐसे उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज कर ली, ये समझ में आता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज करने का मतलब ये है, इससे छोटी वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेज ने अगर उनसे भी काम नहीं चले तो अगला एक्सपेरिमेंट आप एक्स रेज के साथ रिपीट कर सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया ग्राफ पर, ये उसने सिर्फ ग्राफ प्लॉट किए, यानी ग्राफ के बेसिस करने का, वो आपने ग्राफ सबको नजर आ रहा है साफ साफ। अब मुझे बताओ इस ग्राफ में तुम्हें क्या खास बात दिख रही है? 2 बात, पहली बात बताओ क्या इस ग्राफ में क्या नजर आ रहा है? सर काइनेटिक एनर्जी। करंट के स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा तक बढ़ गया। सही है, मतलब मैं ऐसा भी न्यू तो मालूम है फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और न्यू2 मैंने कहा ग्रेटर देन है न्यू1। चलो मैं दोनों दिखा देता हूँ, पहले मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं पिछली बार अपन यहाँ से गए थे। ध्यान देखो सैचुरेशन करंट सेम है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ सेम है, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, या कह दें कोई कनेक्शन नहीं है। अब आगे फिर पूछेगा भाई साहब फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर कैसे बढ़ाऊंगा? मैं कहूंगा और इतनी देर से मैं क्या पढ़ा रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं पिछला ग्राफ, इसलिए वो तो सवाल अब पूछोगे ही नहीं। तो फिर फ्रीक्वेंसी का लेना देना किससे है? तो ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आएगा। क्या समझ में आ रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल ध्यान से देखो बढ़ गया है, दिख रहा है। V01 था, कितना हो गया? V02। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ये पहले ही बता चुके हैं, ये होता था, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव हो गया कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जो मैं यहाँ कह रहा था, तो फ्रीक्वेंसी से क्या चीज बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी बढ़ती चली जाएगी। क्या ये ग्राफ अब समझ में आ जाता है? ये तीसरा एक्सपेरिमेंटल जो हम कह रहे था, ये लॉ तीसरा वाला, ये भी हमने एक्सपेरिमेंटल अब आपको दिखा दिया। बाकी इसी एक्सपेरिमेंट की समरी ये लॉज थे, मैंने पहले लॉज किए फिर एक्सपेरिमेंट में, तो समरी हर जगह से छांटना बोर्ड पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में हो, इसलिए बोर्ड मिट जाता है। क्या आप ये समझ में आ गया? तीसरा, एक काम करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपने तीसरा की लॉ मतलब तीसरा लॉ वेरीफाई कर दिया? तो कोई डाउट हो तो मुझे पूछें। कोई किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। फिर एक लास्ट वाला और प्रूव करेंगे, लास्ट उसको कैसे पता चला था, ये भी तो सवाल आएगा, ये उसके चारों कैसे पता चल गया? क्योंकि हमने तो डायरेक्ट पढ़ा दी, उसको कैसे पता चला? ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, के रह गया कोई? यस सर, ले लिया। ठीक है, आए तो एक लास्ट ग्राफ की चर्चा कर देते हैं। इसके बाद उसको ये तो समझ में आ गया, दो बातें उसने महान खोज निकाली। बोले अगर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो करंट नहीं बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये दो बातें उसको समझ में आ गई। उसने दो लॉज यहाँ डाल दिए, बोले ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एमिशन हो गए। फिर उसका दिमाग एक चीज को और गया, बोले यार अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग एनर्जी आ रही है, तो क्या फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के लिए भी मैं कोई रिलेशन निकाल सकता हूँ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्वाड्रेटिक रिलेशन है, आखिरकार क्या रिलेशन है? उसने एक ग्राफ खींचा, ध्यान देखें। नेक्स्ट जाता हूँ, नंबर तो भूल गया मैं, जो भी है ऐसा कर देता हूँ। ग्राफ ये है फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल याद है, काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी के साथ काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे वेरी करते हैं, इसके लिए उसने ग्राफ खींचा। और इसका ग्राफ उसने जैसे ही खींचा, इसका ग्राफ आता है ऐसा। अब ध्यान से देखो ये ग्राफ क्या चीज बता रहा है। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दो बातें समझ में आएंगी, और दोनों बातों में तुम्हें एक तो थर्ड लॉ प्रूव हो जाएगा, दोबारा से रीप्रूव, और चौथा भी निकल आएगा। ये बताता है, ध्यान देखना, जैसे आप ध्यान देखें, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो मालूम है ये काय की मेजरमेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी का। तो ध्यान देखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी के बीच खींचा गया ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और आप पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन बताती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या ये याद है? इसका मतलब ये वाला ग्राफ और एक बार कंफर्म हो गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली काय पर डिपेंड करती है, ओवर द फ्रीक्वेंसी। लेकिन इस ग्राफ में छोटी सी एक महान बात और हुई, ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, देख लो। नहीं आया अभी समझ में? ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी 0 है, 50 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज है, 150 हर्ट्ज है, 250 हर्ट्ज है, तब तक आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट ही नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी स्टार्ट होगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी, मान के चलो फॉर एग्जांपल इन दिस केस 300 हर्ट्ज है, यानी आपकी
ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कहलाती है न्यू नॉट। न्यू नॉट समझ में आ रही है? ये न्यू नॉट बताता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये ग्राफ ध्यान से देखो, ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है, तुम खूब उठापटक कर लेना, लेकिन फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जीरो से शुरू नहीं होगा। यानी 0, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 इतनी फ्रीक्वेंसी तक तो कुछ होना ही नहीं है। 4000 के बाद ही कुछ होगा। और इसलिए कहीं ना कहीं एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जहां से आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा और तभी एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेगा। इसलिए उसे पता चला भैया मुझे एक्सपेरिमेंट अगर चलाना है, मुझे यहाँ पर करंट स्टार्ट करनी है तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उससे नीचे पे कुछ होते ही नहीं है। तो ये फ्रीक्वेंसी उसने क्या नाम दिया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट कुछ लोग पूछेंगे ये दो ग्राफ आपने क्यों बना रखे हैं एक के बजाय? वो इसलिए बना रखे थे कि हमने नहीं बनाए, उसने बनाए थे। उसने कहा था ये मेटल फर्स्ट और बोले ये मेटल सेकंड। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग मेटल्स भी लोगे तो भी यही होगा। हाँ ये जरूर होगा, अलग अलग मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी। कारण मैं बता देता हूँ। कल आप थर्मियोनिक एमिशन में पढ़ रहे थे, हम ऐसी मेटल चुनेंगे जिसका वर्क फंक्शन कम से कम हो। आपने ध्यान नहीं दिया? हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग आएगा। किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, पर चाहिए जरूर। चाहे कम चाहिए हो चाहे ज्यादा चाहिए हो, कुछ ना कुछ तो लगेगी। कुछ ना कुछ लगेगी मतलब कुछ ना कुछ न्यू नॉट होगी। न्यू नॉट कम हो सकती है, न्यू नॉट ज्यादा हो सकती है, न्यू नॉट बहुत ज्यादा हो सकती है। चाहे जो हो कुछ ना कुछ होगी। यानी कि there is a definite minimum required frequency below which no photoelectric effect is obtained, which is called threshold frequency। इस ढंग से मैंने आपके चारों लॉज यहाँ पर दिखा दिए और यही मैंने आपसे कहा था कि लॉज को ध्यान से देख लेना, क्योंकि हम इन्हीं को ग्राफ पे डिस्कस करेंगे। एक स्क्रीनशॉट इसका भी लें। ये कहानी खत्म, आपसे पेपर में यही ग्राफ पूछे जाएंगे। फिर मैं 1 मिनट में एक चीज और बताऊंगा। हाँ बोले सर वी नॉट कभी नेगेटिव नहीं होगा ना? एक बार सूरज आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा से रिपीट करो। एक आप लोग चैट पे टाइप कर दो, चैट पे टाइप कर दो, मैं देख लेता हूँ। सूरज चैट पे टाइप कर दो, मैं वेट कर लूंगा 1 मिनट, कोई समस्या नहीं। तब तक किसी और कोई प्रॉब्लम हो तब तक वो भी पूछ लो। सर मैं मैंने तो अभी आई हूँ। कौन अभी आया? ये मैं प्रियंका। अभी अच्छा, जाते जाते क्या करने आई थी? देखने आई थी कि आज सर सही सही पढ़ा रहे हैं, सर नोट्स वो लोग तो नहीं पढ़ा? क्या कहते हैं, सब पेपर था। अच्छा हाँ, मैंने कहा मुझे चेक करने आई भाई, बोले सामने कुछ गलत सलत तो नहीं पढ़ा दिया कहीं, मैं नहीं किया इसको। क्यों प्रियंका? चलो मैं सूरज हाँ का सवाल। सर। वी नॉट नहीं होगा ना नेगेटिव, वी नॉट बेटा, वी नॉट नेगेटिव ही होता है। एक मिनट प्रियंका, ए वी नॉट नेगेटिव इसलिए नेगेटिव होता है, यहाँ जो हम बना रहे हैं ये वी नॉट के मैग्नीट्यूड के लिए बना रहे हैं। यहाँ जो आप ग्राफ देख रहे हो ये हमने काइज बनाया वी नॉट के मैग्नीट्यूड के लिए। जैसे -5 -10 तो उसको मैंने मैग्नीट्यूड वाइज 5 10 15 20 लेते हुए प्लॉट किया हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि वी नॉट वो नेगेटिव पोटेंशियली होता है जिसपे आपका इलेक्ट्रॉन बंद कर जाते हैं। ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया दैट इज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वी नॉट। 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 20 उनके अकॉर्डिंग अपना क्या जाता है। हाँ तो प्रियंका तुम क्या कह रही थी? तुम पेपर देने गई थी? यस सर। पेपर तो आए कितने कितने तक रहते हैं? शाम के? यस सर, 7 से 8। 8 रहते हैं तो एक बात आप 7:45 के आसपास तो वैसे ही शुरू करता हूँ। 7:35 में शुरू करता हूँ, कुछ आते जाते रहते हैं तो उनके चक्कर में मुझे 2-5 मिनट वैसे ही लग जाते हैं। चलो और आपका वह पेपर कहाँ का था? पेपर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कैसा गया? सही गया सर।
जाना क्या था, नकल मार ली होगी बगल में कॉपी से, है ना। अब नहीं बोली देखो। नहीं सर, जितना आया उतना कर दिया मैंने। फिजिक्स का हो गया नहीं हुआ? लास्ट में है सर। लास्ट में तो कब तक है पेपर तुम्हारे? 29। तो हाँ इसी टर्न में कि और के एक आध अलग अलग है? ऐसे ही है, साथ चलो ठीक है, से कोई है। दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बताया अगर आपका कुछ छूट गया है तो टेंशन मत लीजिएगा, सब कवर अप हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग चीजें बता रहे हैं। और ऑफलाइन क्लासेस में भी जैसा हम सुन रहे हैं स्टार्ट होने पे है, और ऑफलाइन क्लासेस में आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा। 6 महीने का टाइम का मतलब ये है कि आराम से आपकी हर तरह से कवरेज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जितना आप यहाँ पढ़ सकते हैं मैक्सिमम उतना पढ़ते रहिए, ताकि बाद में क्या आप पे इकट्ठा लोड नहीं आएगा। आप आधे सिलेबस को लगभग पूरा किए बैठे होंगे, रिटर्न वर्क कंप्लीट है तो उसको आप आसानी से तैयार कर लेंगे, है ना। चले ना, कोई समस्या नहीं। और किसी को कोई समस्या और बताओ, कोई दिक्कत याद लग रही हो बोलो। और कौन बेचारा जो आए ना, अनमोल सिंह के अलावा और तो मुझे नाम ही नहीं दिख रहा है। अमन शर्मा, कोई प्रॉब्लम? नैन्सी, चलो बढ़िया। नहीं रितेश को क्या है, रितेश पूछ रहा है शीट कब मिलेगी? शीट एक आध दिन में दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और शीट क्या है तो बता दें, इतना सिंपल टॉपिक है, ग्राफ ही ग्राफ आते हैं, हल्का सा एक बार एनसीईआरटी और देख लें, वैसे शीट में दे दूंगा, कोई समस्या नहीं। और हाँ एक चीज और कह रहे थे, ये लॉज वाला टॉपिक हल्का सा बता दें, भले आप स्क्रीनशॉट से पढ़ें, उसको जरूर पढ़ के बैठिएगा। कल हम जो करेंगे इन्हीं 4 लॉज को फिर से डिस्कस करेंगे, बस अंतर ये होगा, अभी हम कर रहे थे एक्सपेरिमेंट ऑन ग्राफ जो प्रैक्टिकल मिला, और अब हम करेंगे उनका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन्स थ्योरी। तो उसमें फिर हमें 1-1.25 घंटे का टाइम लगेगा, उसको हम फिर कल अलग से लेंगे अगले टर्न पे, ठीक है ना। यही मैंने कहा था, और बस यही मेन है, इसी साथ चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, फिर एक डी ब्रॉगली बताएंगे 10 मिनट में दाएं कर लें। एक काम सिंपल सा, कोशिश कीजिएगा इसको आप एक बार रिवाइज कर लें घर पे, ताकि अगले टर्न में जब हम इसको मैथमेटिकल एनालाइज करें तो आपको ये सारी चीजें याद हो। भैया फोटो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काय में डिपेंड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी काय में डिपेंड करती है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस चिड़िया का नाम है, ठीक है ना। चले हम विराम ले लेते हैं, किसी को और कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नहीं, चलो तो यहाँ विराम लेते हैं, भाई भी अब काम थक गए, हेडफोन लगाए। बाय सर। नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ठीक है सर। तो, थैंक यू सर। अरे थैंक भाई यू किसने सर। दिया? ओके, है लीव कौन?